अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी तो कायरीन, ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। मुकाम और नाम फर्जी हैं। चलो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव शाहकोट में जमील नामी एक आदमी रहता था। अपने खेतों में खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करता था। माँ बाप फोत हो चुके थे, घर में अकेला रहता था। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था कि साथ वाले गाँव में एक लड़की पसंद आ गई। दोनों तरफ का प्यार शुरू हो चुका था। जैसे तैसे करके दोनों की शादी भी हो गई थी। जमील और उसकी बीवी सादिया दोनों बहुत खुश थे। जमील काम पर जाता और सादिया घर के कामों में मशगूल हो जाती। जब जमील घर वापस आता तो सादिया बहुत खुश हो जाती और अपने हाथों से अपने शौहर को खाना खिलाती। इस तरह प्यार और मोहब्बत की गाड़ी चल रही थी। अल्लाह पाक ने दोनों की दुआएं सुन लीं और एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम शकील रखा गया। बच्चे के आने से दोनों मियाँ बीवी मज़ीद खुश रहने लगे। इसी तरह जब शकील 2 साल का हुआ तो अल्लाह ताला ने एक और बच्चा अता फरमाया। बच्चे का नाम वकील रखा। मियाँ बीवी की मोहब्बत मज़ीद बढ़ती चली गई। लोग अक्सर उनके प्यार की मिसालें देते थे। वक्त गुजरता गया। अब शकील 4 साल का और वकील 2 साल का हो चुका था। अल्लाह पाक ने एक और बच्चा इनायत फरमाया जिसका नाम वकील रखा गया। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ दौड़ने लगी। जमील अब बहुत मेहनत करने लगा था कि ताकि उनके बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो और गुजर बसर अच्छा हो रहा था। अक्सर मियाँ बीवी अब आपस में बात करते तो बच्चे की तलब भी करने लगते, क्योंकि अब उनके 3 बेटे थे। वक्त गुजरता रहा और वो वक्त भी आया जब जमील को खबर हुई कि उसके घर एक बेटी पैदा हुई है। जमील बहुत खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा किया और बेटी का नाम शहज़ादी रखा। प्यार और मोहब्बत से भरा घर था। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे थे। जब शकील 18 साल का हो गया तो जमील ने अपनी बीवी को बोला कि अब बच्चे जवान होना शुरू हो गए हैं, चंद सालों में शादी के काबिल भी हो जाएंगे। इनकी शादियां भी करनी होंगी। खेतों से जो कमाई होती है उनसे तो घर का खर्च बआसानी से चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों की शादियां बड़े शान शौकत से करूं। उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। अगर तुम इजाज़त दो तो पैसे कमाने मैं दुबई चला जाता हूं। 4-5 सालों में इतना कुछ कमा लूँगा कि बच्चों की शादियां बहुत धूमधाम से करा लूँगा। सादिया ने भी शौहर की हाँ में हाँ मिलाई और जमील को बच्चों की खुशियों की खातिर दुबई जाने पर राज़ी हो गई। वीज़ा वगैरह पकड़ा और सामान्य सफ़र लिया और अपनी प्यारी बीवी और बच्चों को छोड़कर दुबई को चल पड़ा। जमील मेहनती आदमी था। जल्द अच्छा काम मिल गया। हर महीने कुछ रकम घर भेज दिया करता था। जमील को दुबई में छोड़कर अब जमील के घर की तरफ चलते हैं। पैसा बड़ी जालिम चीज़ है, बूढ़ों को जवान कर देती है और यही पैसा अब सादिया को जवान कर गया था। जब बच्चे घर से काम करने निकलते तो सादिया मेकअप करके चुस्त कपड़े पहनकर खुद को जवान जाहिर करने लगती और घर के दीवार के साथ चारपाई रखकर दीवार से ऊंचा होकर बाहर देखने लगती। कितनी दफ़ा उसके गांव का एक आदमी जिसका नाम फराज था आंखें चार हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता बात इशारों तक पहुंची। जब बच्चे बाहर होते तो ये बन सवर कर फराज को अपने घर बुलाने लगी। दोनों अपनी मस्तियों में बहुत आगे तक निकल गए थे, यानी कि नाजायज़ ताल्लुकात भी कायम हो चुके थे। सादिया दिन ब दिन जवान होती गई और अपने महबूब शौहर की कमाई फराज पर लुटाने लग गई। वक्त इसी तरह गुजरता गया। जमील घर पैसे भेजता रहा और सादिया फराज पर खर्च करती रही। फराज खुद भी शादीशुदा था। एक बेटा नईम और एक बेटी शकीला और छोटे 3 बेटों का बाप भी था। वैसे फराज शुरू से ही आवारागर्द था और बाप का रंग बेटे नईम ने भी ले लिया था, यानी बाप बेटा दोनों कमाश और बदमाश थे। वक्त एक जगह नहीं रुकता। एक दिन सादिया ने फराज को बोला कि कब तक हम यूं ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे, क्यों ना हम कोई प्लान बनाएं। एक ना एक दिन तो दोनों रुसवा हो ही जाएंगे। इस रुसवाई से बचने का तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है। फराज, क्यों ना तुम अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता कर लो और तुम्हारी बेटी मैं अपने बेटे शकील के लिए मांग लूँ। इस तरह से हम करीबी रिश्तेदार बन जाएंगे और आसानी से तुम किसी भी वक्त मेरे घर आ जा सकोगे। फराज ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मैं घर में मशवरा करता हूँ। कुछ दिनों बाद जमील को खबर किए बगैर शकील और शहज़ादी की मंगनी फराज के बच्चों के साथ हो जाती है। इस तरह अब ज़्यादातर वक्त फराज सादिया का घर होता था। वक्त की गाड़ी अपने रफ्तार से आगे चल रही थी कि एक दिन शकील घर आया तो अपनी आंखों से अपनी माँ और फराज को इकट्ठे एक चारपाई पर लेटे देखा और जल्द ही घर से निकल गया। पता नहीं क्या सोचकर घर से बाहर निकला, लेकिन सादिया ने शकील को देख लिया था और फराज को बता दिया कि शकील हमें इस हाल में देख लिया है, अब क्या होगा, बेहतर तो ये है कि तुम अब शकील को ख़त्म कर दो, वरना वो हमें कत्ल कर देगा या अपने बाप को ख़त लिखकर सब कुछ बता देगा।
इस तरह फिर तुम मुझे नहीं देख पाओगे। फराज जो कि सादिया के पैसों पर मस्त था, उसने सादिया को बोला, तुम फिक्र मत करो, आज इसका काम तमाम कर दूंगा। फराज ने अपने बेटे को इस काम पर लगा लिया। नईम ने अपना एक दोस्त अपने साथ लिया और शकील की तरफ चला गया, जो कि गांव से बाहर एक दरख्त के नीचे बैठकर रो रहा था और आइंदा का लाहे अमल तय कर रहा था कि अचानक पीछे से नईम ने आकर शकील की आंखों पर हाथ रखा और पूछा कि बताओ मैं कौन हूँ। शकील की आंखों से आंसू जारी थे। फटाफट नईम ने हाथ हटा दिया। नईम सब कुछ जानकर अनजान बनकर शकील से पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? लेकिन शकील ने अपने शर्म की वजह से बात गोल कर दी। नहीं यार, वैसे अबू याद आ गए थे, चंद दिनों से कोई ख़त भी नहीं आया। नईम ने कहा, चल यार आज कहीं चक्कर लगाने चलते हैं, तुम्हारा दिल बहल जाएगा, कल वापसी कर लेंगे। शकील भी अपनी मौत के साथ चल पड़ा। वो लोग बडगाम के लिए बस में सवार हो गए थे और अपनी मौत की तरफ शकील चल पड़ा। अगले दिन शाम को दरिया के किनारे बैठे थे। नईम अंधेरा होने के इंतज़ार में था और शकील को बातों में उलझाए रखा था। जब अंधेरा छा गया तो नईम और उसके दोस्त ने यकदम शकील को पकड़ लिया। मुश्किल से शकील को काबू करके चादर से हाथ पाँव बांध दिए और शकील हर वहशाना तशद्दुद करने लगे। नईम ने शकील का गला पकड़ा हुआ था और मुसलसल दबाया जा रहा था। शकील की आंखें बाहर की तरफ निकलने लगी। नईम और उसके दोस्त ने शकील को उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक वो बेजान ना हुआ। और नईम ने शकील की जेबों की तलाशी ली, जो कुछ मिला निकाल कर अपनी जेब में रखा और कोई निशान अपने पीछे नहीं छोड़ा और वहाँ से भाग गए। शकील की लाश पिछले 5-6 दिनों से पड़ी थी। जब एक आदमी की उस पर नज़र पड़ी, उस आदमी ने और लोगों को भी बुलाया। एक आदमी को चौकी की तरफ पुलिस को लाने भेजा। जब इंस्पेक्टर अब्बास उसी वक्त जाए हादसा पर पहुंचे, तफ्तीश शुरू की। गाँव के जितने लोग थे उन्होंने शकील को नहीं पहचाना। सबसे पता करने के बाद लाश को चौकी ले जाया गया और चौकी ले जाकर लाश की कुछ तस्वीर निकाले गए ताकि साथ वाले गांव से पता कर लिया जाए। सब इंस्पेक्टर अब्बास ने बहुत कोशिश की लेकिन नतीजा सिफर रहा। मिला आखिर शकील को लावारिस समझकर दफना दिया गया। इधर सादिया ने मकरू का रोना रोकर आंखें सुर्ख कर ली थी। जो भी शकील का पूछता जो जवाब में यही कहती, एक बात करती, घर में जितने पैसे और जेवर थे शकील लेकर कराची फरार हो गया। लोग अफसोस करते वक्त गुजरता गया। सादिया और फराज अपने रंग रंगियों में मस्त थे। एक दिन वकील और शहजादी दूसरा गांव अपने रिश्तेदारों के पास गए थे। रात को अचानक वकील की आंख खुल गई। देखा कि उसकी माँ और फराज एक ही चारपाई पर लेटे अपनी मस्तियों में मस्त थे। वकील के मुंह से बेसाख्ता एक चीख निकल गई। सादिया और फराज उसी हालत में वकील पर लपक पड़े। सादिया वकील के पेट पर बैठ गई और फराज ने उसका गला पकड़ लिया और दबाने लगा। वकील ने खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। आंखों से आंसू जारी थे। वकील की आंखें और आंसू उसकी माँ से पूछ रहे थे कि मुझे किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है, लेकिन उसकी माँ उसके ऊपर से ना उठी। तुम तो माँ हो, माँ तो अपने बच्चों की आंख में आंसू नहीं दे सकती। तुम कैसी माँ हो जो मुझे बेवजह कत्ल करने जा रही हो? सालमों ने वकील को उस वक्त तक ना छोड़ा जब तक वो बेजार ना हो गया। अच्छे से तसल्ली की कि मर गया है या जिंदा, लेकिन वकील अब इस दुनिया में रहा नहीं था। दुबई में जमील खुश था कि रुपया कमा रहा हूँ, घर जाकर अपने बच्चों की शादियाँ धूमधाम से करूँगा। बेचारा जमील वकील को कत्ल करने के बाद फराज सादिया को गले लगाकर घर से निकल गया। कुछ देर इंतज़ार के बाद सादिया ने मुकर की तमाम हदें पार करके चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और चीख चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। मेरा जवान बच्चा, मेरा लाडला बच्चा। सुबह करीब थी। शोर व गुल सुनकर सब आदमी घर के बाहर जमा होने लगे और औरतें घर के अंदर जाने लगी। जो औरत वकील को देखती नौजवान की लाश थी, रो पड़ती। सादिया कभी बेहोश होने का नाटक करती, कभी होश में आती तो अपने बाल नोचती। औरतों ने मुश्किल से काबू किया था। आखिर एक औरत ने सादिया से पूछ लिया, बीबी ये सब कैसे हो गया? सादिया ने अपने मुंह पर मारना शुरू कर दिया। सब औरतें रोने के साथ साथ सादिया को भी काबू करने की नाकाम कोशिश करने लगीं। नाकाम कोशिशें करती रहीं। आखिर सादिया ने रोते रोते बताना शुरू कर दिया। रात को ही वकील को दर्द शुरू हो गया था। मैंने सौंफ वगैरह लिया। रात का वक्त था। दौड़कर कभी कहवा तैयार करती, कभी उसका सीना और पेट मलती। 2 घंटे इसी तको-दो में निकल गए। वकील का दर्द से कराना भी बंद हो गया तो मैं समझी शायद अब दर्द ठीक हो चुका है, लेकिन दिल मुतमईन नहीं हुआ और उठकर वकील को आवाज़ें देने शुरू कर दी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। जब पास आई और देखा तो वकील फिर से सादिया ने अपने मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और बेहोशी का नाटक शुरू कर दिया। सुबह हो चुकी थी। वकील की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। रिश्तेदार भी आने शुरू हो गए। सबकी ज़बान पर एक ही बात थी, बड़ा बेटा भाग गया, छोटा दर्द की वजह से मर गया। बेचारी सादिया पर कैसे कैसे आफत आन पड़ी।
बाप भी मुल्क से बाहर है। वकील और शहजादी घर पहुंचे और अपने भाई की लाश पर लिपटकर बच्चों की तरह रोते रहे। वकील बार बार यही कह रहा था। जब हम घर से जाने लगे तो वकील तो बिल्कुल ठीक ठाक था, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब कैसे हुआ? रोता गया। शहजादी का भी बुरा हाल था। सब लोग तसल्ली देते रहे, पुत्र जो अल्लाह को मंजूर वही होता है। खैर, जनाजे का वक्त रखा गया। पूरा गांव जनाजे में शरीक था। सबके सब नौजवान की मौत पर रो रहे थे। वकील को दफना दिया गया। सादिया ने मुकरू फरेब की तमाम हदें पार कर लीं। कभी ज़मीन पर अपना सर मारती, कभी बेहोश हो जाती। कोई औरत पानी पिलाने की कोशिश करती तो एक घुट पानी लेकर रोना शुरू कर देती। हाय, मेरा बच्चे को मनो मिट्टी के नीचे दफना दिया गया है। और साथ ही अपने बाल नोचने लगते। कुछ दिन यह ड्रामा लगातार चलता रहा। लोग बहुत अफसोस करते कि बेचारी बच्चे के पीछे पागल हो जाएगी। चंद दिन मस्जिद गुजरे। उस दौरान फराज सादिया के घर पर ही होता। रात को जब सब सो जाते तो फराज उसके कान में कहता, ज़बरदस्त एक्टर हो। तो सादिया मुस्कुरा कर कहती, मेरी जान, तुम्हारे लिए तो सारी दुनिया को आग लगा लूँ। अभी तो सिर्फ 2 बच्चों को तुम्हारे सर पर कुर्बान किया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 और जो बच्चे बचे हैं उनको भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं करूँगी। कुछ दिनों बाद हालात मामूल पर आ गए। फराज और सादिया फिर से जवान होने लगे। बिल्कुल जवानों की तरह हरकत, कभी चुम्मी लेना, कभी गाल पर एक दूसरे को बोसा देना। गर्ज फुल मस्ती छा गई थी दोनों के सरों पर। कुछ दिन बाद सादिया ने फराज को कहा कि जान, अब सिर्फ वकील ही बचा है, क्यों ना इसे भी रास्ते से हटा दिया जाए। भला फराज को क्या एतराज़ होता था? ये पाया कि शहजादी को दूसरे गाँव ननिहाल भेज देंगे और वकील को चाय में नशा पिलाकर ख़त्म कर देंगे। अगले दिन मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। वकील को कहा कि प्यारे बेटे, तुम अपनी बहन को अपने नाना के घर ले जाओ, उसको वहीं छोड़कर तुम वापस आ जाना। चलो, शहजादी कुछ दिन नाना के पास रहेगी तो खुश हो जाएगी। वकील शहजादी को ननिहाल ले गया। जब अपने घर वापस आने लगा तो नाना ने रुक जाने का कहा, लेकिन वकील के वफात के बाद वकील बहुत कम ही बोलता था। ना बिना कुछ बोले वह नाना के घर से अपने घर यानी अपनी मौत की तरफ चल पड़ा। वकील घर पहुंचा तो रात का अंधेरा अपने पर फैलाने लगा था। सादिया ने वकील को रोटी का कहा, पर उसने खाने से साफ इनकार कर दिया। सादिया ने कहा, चल मेरे शहजादे, तेरे लिए मैं चाय बनाती हूँ, पी कर थकन दूर हो जाएगी। सादिया ने चाय बना ली और वकील की प्याली में नशे की 4 गोलियाँ, जो कि फराज दिन को ही ला चुका था, पीस कर चाय की प्याली में मिक्स कर दी और वह चाय वकील के सामने रख दी। वकील से प्यार का ड्रामा रचाने लगी। कभी उसके बालों में उंगलियां फेरती, कभी उसके गाल पर चुम्मी लेती, फिर चाय का कप उठाकर बोली, आज मैं अपने शहजादे को अपने हाथ से चाय पिलाऊंगी। वकील ना चाहते हुए भी माँ की खुशी के लिए माँ के हाथ से चाय पीने लगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और नहीं चाहता था कि चाय पीने से इनकार पर माँ नाराज़ हो जाए। इसलिए एक ही सांस में पूरी प्याली पी के अब सादिया ने वकील को सोने का कहा, क्योंकि फराज बाहर ही टहल रहा था और सादिया के इशारे का मुंतज़िर था। वकील लेटते ही कुछ थकावट और कुछ नशे की वजह से जल्दी सो गया। सादिया ने कुछ देर बाद आकर वकील को आवाज़ दी, हिलाया जुलाया, लेकिन वकील गोलियों की वजह से नशा हो चुका था। अब सादिया ने फराज को इशारा किया और फराज जल्दी से सादिया के साथ में उसके घर में दाखिल हो गया। वकील की चारपाई पर ही वकील को बांध दिया। फराज उसके पैरों पर बैठ गया और सादिया वकील के सीने पर बैठ गई और गला दबाने लगे। जब सांस रुकने लगी तो वकील ने आंखें खोल दी। अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी माँ मेरे साथ क्या कर रही है। बहुत मुश्किल से गले से आवाज़ निकाली और बोला, माँ, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा लाडला हूँ ना, मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो। मेरी सांस ख़त्म हो रही है, मैं मर जाऊँगा। लेकिन सादिया पर तो शैतान हावी हो चुका था और वह तब तक उसका गला दबाती रही जब तक उसकी मौत वाक़या ना हुई। जब वकील फोत हो गया तो उसकी आंखें हैरत और ताज्जुब की वजह से खुली रह गई थीं। चेहरे पर आंसू और पसीना मिक्स हो चुका था। जब सादिया और फराज को तसल्ली हुई कि अब वकील मर चुका है तो उसकी लाश को खोल दिया। फिर दोनों उठे और कमरे के पीछे गए, जहाँ पर कचरे और गंदगी का ढेर लगा हुआ था। वहीं पर ज़मीन खोदकर वकील की लाश को उस गंदगी में दफन करके ऊपर फिर वो गंदगी डालकर ढेर बना दिया, जैसे यहाँ कुछ हो ही नहीं सिवाय गंदगी और कचरे के। उन वक्तों में बाथरूम नहीं हुआ करते थे। औरतें इसी जगह हाजात पूरा करती थी और मर्द बाहर खोतियों में हाजत के लिए जाते। दूसरे दिन जब शहजादी घर लौटी तो उससे वकील का पूछा कि वो साथ क्यों नहीं आया, तो शहजादी ने कहा कि वो तो रात को ही वापस घर आ गया था, फिर कहाँ पर रुक गया।
वैसे भी सादिया ने औरतों के जहन में पहले ही ये बात डाल दी थी कि वकील के एक बाद कुछ पागल सा हो चुका है। अब रोते रोते शहजादी को भी यही बताया। जब से वकील फौत हो चुका है, वकील नीम पागल हो चुका था, अपने साथ बातें किया करता था और अक्सर दौड़ लगा लेता और बोलता कि मैं भाई मैं आ रहा हूँ, लगता है रात वकील के कब्र के साथ कब्रिस्तान में गुजारी हो और अब आ जाए। ड्रामेबाज औरत ने फराज को बुलाया और शहजादी के सामने सारी की सारी बात कह डाली। रात को वकील घर नहीं आया, तुम लोग कुछ लोगों को साथ ले जाकर कब्रिस्तान में उसको तलाश करने जाओ। फराज को पता था कि वकील कहाँ पर दफन है, लेकिन गांव वालों के साथ मिलकर वकील की तलाश में जगह जगह घूमता रहा, यहाँ तक कि वकील के ननियाल में भी वकील का पता करने चलेगा। 2-3 दिन लोग तलाश करते रहे, लेकिन जिसको ज़मीन के नीचे दफन कर दिया जाए उसकी तलाश ज़मीन के ऊपर कैसे मुमकिन है। दुबई में जमील के 4 साल पूरे हो चुके थे। कुछ रकम तो वो हर महीने घर भेजता और कुछ रकम संभाल कर रखता। जमील काफ़ी खुश था कि इन पैसों से अपने बच्चों की शादियाँ बड़े धूमधाम से करूँगा। कुछ परेशान भी था कि कुछ महीनों से कोई ख़त वगैरह भी नहीं आया था। खैर उसने छुट्टी ली और अपने मुल्क के लिए रवाना हो गया। 4 साल बाद जब वो अपने गाँव पहुँचा तो गाँव के बच्चे उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे, लेकिन जमील की आंखें अपने बच्चों को ढूंढ रही थीं। बच्चे ज़िंदा होते तो सामने आते ना, बच्चे तो ज़िंदा ही नहीं थे। जमील अपने घर की तरफ चल पड़ा उस सोच के साथ कि सब बच्चे घर पर होंगे, सबसे मुलाकात करके दिल में सुकून आ जाएगा। जैसे ही घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया, सामने शहजादी और सादिया चारपाई पर बैठी थीं। जमील को देखकर शहजादी जमील के गले लगकर अब्बू अब्बू चिल्लाकर रोने लगी। सादिया ड्रामेबाज औरत ने भी अपने शौहर के सामने रोना शुरू कर दिया। ये सूरत हाल देखकर जमील का दिल डूबने लगा। जमील ने चिल्लाना शुरू कर दिया, शकील वकील देखो तुम्हारा बाप आया है, देखो तुम्हारा बाप आया है। जमील ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बच्चों निकलो कमरे से और देखो तुम्हारे लिए कैसे कैसे तोहफे लाया हूँ, साथ में इतना पैसा लाया हूँ कि तुम चारों बहन भाइयों की धूमधाम से शादी करूँगा। शहजादी ये सुनकर मज़ीद रोने लगी। मलून औरत भी शौहर के सामने रोए जा रही थी। जमील ने दोनों को चुप कराकर अपने बेटों का पूछा। सादिया ने रोते रोते कहानी शुरू कर दी। शकील 2 साल पहले जो रकम तुमने मुझे भेजी थी वह सारी रकम और जेवर लेकर कराची फरार हो गया था। वकील को रात दर्द हुआ और सुबह होने से पहले ही फौत हो गया। वकील अपने भाइयों के पीछे पागल हो गया था और पता नहीं घर छोड़कर वो कहाँ चला गया। बहुत ढूंढा पर अभी तक नहीं मिला। जमील जो जवान बेटों का सुनकर सदमे में आ गया। कुछ वक्त रोता रहा, फिर सादिया को कहा कि मुझे मेरे बेटे की कब्र पर ले चलो। दोनों कब्रिस्तान पहुँच गए। जमील वकील के कब्र से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। खूब रोकर दिल का बोझ हल्का कर लिया और फिर अपने घर वापस आ गया और उसे रब की रज़ा मानकर घर आ गया। घर आकर सादिया को बोला कि कल शहर से चावल वगैरह लाऊंगा और परसों उल्मा को ख़त्मुल कुरान के लिए बुलाऊंगा, दुआ करवाऊंगा ताकि मेरे दोनों बच्चे घर वापस आ जाए। अगले दिन शहर से चावल वगैरह घर ले आया। उल्मा को भी ख़त्मुल कुरान का बताया कि कल घर पर दुआ भी करनी है ताकि मेरे दोनों बच्चे घर वापस आ जाए। जमील को कुरान मजीद पर पूरा यकीन था और इसी यकीन के साथ सो गया। ख्वाब में वकील को देखता है। वकील अपने वालिद को कहता है कि वालिद साहब मैं शहीद हूँ, मेरी माँ ने मुझे कत्ल करके कमरों के पीछे खलासत की ढेर में दफन किया है, मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ बहुत बदबू है। अबू मुझे यहाँ से निकाल लो। सुबह की अजान हो रही थी कि जमील की आँख खुल गई। नमाज़ पढ़ी, फिर ख्वाब के बारे में सोचने लगा। फिर उठा और बेलचा हाथ में पकड़कर सीधा गंदगी के ढेर के पास चला गया। सादिया जाग रही थी। जैसे ही जमील को बेलचे समेत गंदगी वाले ढेर की तरफ जाते देखा तो जल्दी जल्दी से वहाँ पर खुद भी पहुँच गई और जमील से कहने लगी कि तुम यहाँ इस गंदगी में बेलचे के साथ क्या कर रहे हो। जमील ने कहा कि मैं यहाँ कमरा बनाना चाहता हूँ। अभी 2-4 बेलचे ही चलाए थे कि सादिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि किसी और जगह कमरा बना लो, लेकिन यहाँ मत बनाओ और ना ही यहाँ गुदाई करो। जमील ने उसे घर में बंद करके वापस कचरे वाली जगह पहुँचा। सादिया ने चीखना चिल्लाना रोना शुरू कर दिया। इतने में गाँव के 2-3 लोग बंदे जमील की तरफ आए। जमील ने उनको अपने ख्वाब के बारे में बताया तो वो लोग भी कोदाल और बेलचे पकड़े खुदाई करने पहुंच गए। ये सब सादिया दीवार से देख रही थी। सादिया ने उसी वक्त दीवार से छलांग लगाकर अपने बाप की घर की तरफ भाग निकले। शहजादी भी अपने वालिद को देख रही थी। कोई 5-6 फुट खुदाई करने के बाद वकील का सर नज़र आ गया। जमील अपने बच्चे को इस हाल में देखकर उसका चेहरा अपने गोद में रखकर रोता चला गया। बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता लाश को बाहर निकालने में लगे रहे। जब शहजादी ने अपने भाई की लाश को देखा तो दौड़कर लाश से लिपटकर रोने लगी। यह खबर जंगल की आग की तरह सारे इलाके में फैल गई। वकील की लाश को निकाला गया, गुस्ल देकर जनाजा
پڑھا کر دوبارہ وکیل کے قبر کے پاس دفن کر دیا۔ جنازے میں بہت دور دور سے لوگ آئے تھے، سب کی خواہش تھی کہ شہید کا دیدار کر سکیں۔ علاقے کا ایس ایچ او بھی جنازے میں شریک تھا۔ جمیل کے خواب اور کچھ شک کی بنیاد پر پولیس سعدیہ کے باپ کے گھر چلی گئی اور وہاں جا کر سعدیہ کو گرفتار کر کے تفتیش کے لیے تھانے لے گئے۔ درج شدہ کہانی سعدیہ کی زبانی ہے، جو کہ اس نے دوران تفتیش میں بیان میں دے دی تھی۔ فراز کو جیسے ہی پتہ چلا، وہ اور اس کا بیٹا بھاگ گئے اور مفرور ہو گئے۔ فراز اور نعیم پنجاب بھاگ گئے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دونوں باپ بیٹے کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سننے میں یہ آتا ہے کہ نعیم موقع پر ہی مر گیا، لیکن فراز کو شدید چوٹیں آئی تھیں، جسے لوگوں نے ہسپتال داخل کرا دیا۔ 2-3 دن بعد پولیس کو فراز کا کسی نے بتایا اور کہ اس وقت وہ پنجاب کے کسی ہسپتال میں پولیس گئے، وہاں سے فراز کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ سعدیہ عورتوں کی جیل میں عمر قید پھانسی کے تختے کے انتظار میں ہے اور فراز بھی عمر قید و پھانسی کا منتظر ہے۔ یقین کریں کہ اس واقعے کے بعد فراز کے سارے بچے دماغی مریض بن چکے، بلکہ سننے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس کی بیوی اور بچے پاگل ہو چکے ہیں۔ اس کہانی میں قصوروار کون ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ مزید یہ کہ کہانی کیسی لگی لازمی آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔